एग्जिट पोल के बाद अब महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चर्चा छिड़ गई है। महाराष्ट्र में बीजेपी के पास 5 बड़े चेहरे हैं, जिनमें पहला नाम आता है नितिन गडकरी का। लेकिन नितिन गडकरी केंद्र से राज्य में जाने को तैयार नहीं है। ऐसे में वो कौन है जिसे मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जा सकती है? इंडिया टुडे और सिसेरो के एग्जिट पोल का इशारा है कि बीजेपी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी। सत्ता से जरा सा दूर, लेकिन सत्ता पाने के लिए सबसे मुफीद। अब सवाल यह है कि अगर बीजेपी सत्ता में बैठती है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा? बीजेपी के पास 5 चेहरे हैं महाराष्ट्र में, 5 उंगलियों की तरह। सबकी अपनी अपनी भूमिका है, सबके अपने अपने नाम हैं और सबकी अपनी अपनी लंबाई है। पहला चेहरा है नितिन गडकरी का। महाराष्ट्र में बीजेपी के अनुभवी नेता हैं, पहले बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। 1995 की सरकार में मंत्री रहते हुए अपने काम की धाक मनवा चुके हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या वो दिल्ली छोड़कर मुंबई आएंगे? और आना चाहा भी तो क्या मोदी उन्हें मुंबई आने देंगे? खुद गडकरी इनकार कर चुके हैं। उन्होंने फिलहाल दिल्ली को अपना दिल दे दिया है। मैं कभी ये मन में लड्डू वगैरह मेरे फूटते नहीं। मैं देश के लिए, समाज के लिए और गरीब के लिए काम करता हूँ। और जिंदगी में मैंने अपना बायोडाटा कभी किसी के पास देकर मैंने काम नहीं किया है। मैं आपको बिल्कुल साफ तौर पे बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ कि अब दिल्ली में मैं काम कर रहा हूँ और मेरा विशेष रूप से गंगा से लेकर बाकी कार्यक्रमों से लेकर बहुत रुचि है। वहाँ मुझे काम करने का अच्छा अवसर मिला है और अब मैं महाराष्ट्र में वापस आने की बिल्कुल मनस्थिति में नहीं हूँ। अगर पार्टी भी कहेगी तो भी मैं तैयार नहीं हूँ। तो मेरा सवाल ही नहीं उठता कि मैं वहाँ। दूसरे नंबर पर नाम आता है देवेंद्र फडणवीस का। उनकी छवि साफ सुथरी है, युवा नेता हैं। नरेंद्र मोदी खुद उन्हें पसंद करते हैं। नागपुर की रैली में उनकी तारीफ कर चुके हैं। संघ भी उन्हें पसंद करता है। लेकिन दिक्कत यह है कि उन्हें प्रशासन का पूर्व अनुभव नहीं है। दूसरी बात यह कि महज 3.5% ब्राह्मणों की आबादी वाले सूबे में वो भी ब्राह्मण हैं। महाराष्ट्र में ब्राह्मण मुख्यमंत्री का इतिहास एक पन्ने का है। तीसरे दावेदार हैं एकनाथ खड़से। वो खुद को पेश भी कर रहे हैं, उनके पास अनुभव भी है। उत्तरी महाराष्ट्र में उनकी पकड़ भी अच्छी है। फिलहाल नेता विपक्ष हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य की समस्या है। चौथा नाम पंकजा मुंडे का है। गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा को ओबीसी का समर्थन मिल रहा है, लेकिन वो सूबे की मुख्यमंत्री इसलिए बनना चाहती हैं कि उन्हें गोपीनाथ मुंडे की विरासत संभालने का मौका मिले। समस्या ये है कि अनुभव के नाम पर उनके पास सिर्फ 5 साल की विधायकी है। पांचवा नाम विनोद तावड़े का है। विनोद तावड़े पहली बार विधायकी की रेस में आए हैं। उनका चेहरा शहरी है, लेकिन चेहरे में भीड़ जुटाने की ताकत नहीं है। पर्दे के पीछे की भूमिका के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। ऐसे में बीजेपी के सामने यक्ष प्रश्न ये है कि इन 5 नामों में वो किसे चुनती है। पार्टी ने इस पर मौन साध लिया है। शायद उसे 19 तारीख का इंतजार है। चुनाव परिणाम ही ये तय करेगा कि महाराष्ट्र में बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुनती है। मुंबई से साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस के नाम की चर्चा पहले से चल रही है। नितिन गडकरी के बाद उनका ही नाम है जो कि सबसे पहले आता है। लेकिन फिलहाल बीजेपी सब कुछ 19 तारीख पर बीजेपी ने छोड़ रखा है। साहिल जोशी हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, 5 नामों को अभी अभी हमने दिखाया और इसी पर पहले से चर्चा हो रही है, लेकिन क्या लगता है वहां पर 19 तारीख का इंतजार बीजेपी को, लेकिन इस बीच शिवसेना से भी बातचीत करनी है। अंदर खाने क्या कुछ खबरें आ रही है आपके पास? कौन सबसे आगे रेस में? श्वेता, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि 19 तारीख पर बीजेपी की सबसे ज्यादा नजर है, क्योंकि 19 के नतीजे तय करेंगे कि इसमें से कौन सा नेता मुख्यमंत्री बन सकता है। क्योंकि अगर 19 को भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत अपने आप हासिल कर लेती है तो उनको ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी और पार्टी से कि उनको उस पार्टी को कौन सा नाम पसंद आ सकता है, क्योंकि बीजेपी अपने बलबूते पर अपने इस पर फैसला ले सकेगी कि इस आदमी को हमको मुख्यमंत्री बनाना है। अब रही बात बीजेपी के चॉइस की, तो एक बात हमको जाननी पड़ेगी कि अलग विदर्भ का मुद्दा बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो से इसलिए निकाल दिया क्योंकि उनको लग रहा था कि जनमत उनके खिलाफ जा सकता है। ऐसे में विदर्भ का मुख्यमंत्री बनाना उनके लिए ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि विदर्भ माना जा रहा है कि विदर्भ में बीजेपी को बहुत ज्यादा अच्छी सफलता मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। ऐसे में विदर्भ के 2 नाम खुलकर सामने आते हैं, जो नितिन गडकरी है और देवेंद्र फडणवीस है। अगर बीजेपी पूर्ण बहुमत से नीचे रहती है और अगर किसी और पार्टी की उनको जरूरत पड़ती है
तब बाकी के नामों की चर्चा भी आ सकती है। लेकिन चूंकि बीजेपी ने किसी भी नेता का नाम प्रोजेक्ट नहीं किया था, इसके चलते ये सारे नाम उछाले जा रहे हैं। लेकिन अगर गोपीनाथ मुंडे होते तो ये सारी चीजें सोचने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन इस वक्त ये सोचने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि अभी तक फैसला खुलकर सामने नहीं आया है, और कितनी सीटें मिलेगी उस पर यह तय होगा कि क्या कोई राजनीतिक फैसला लेने के पहले उनको किसी से बात करनी पड़ेगी या अपने बलबूते पर फैसला ले पाएंगे। बिल्कुल साहिल, नितिन गडकरी का नाम जाहिर सी बात है सबसे पहले आ रहा है, लेकिन उसके बाद अगर किसी का नाम आता है तो देवेंद्र फडणवीस का नाम आता है। तो आइए देख लेते हैं कि देवेंद्र फडणवीस का दावा सीएम की कुर्सी के लिए कितना मजबूत है। भारत माता की। चुनाव प्रचार के समय से ही महाराष्ट्र में एक माहौल बनाया जा रहा था कि राष्ट्र चलाने की जिम्मेदारी नरेंद्र के पास है, तो महाराष्ट्र चलाने की चाबी देवेंद्र यानी देवेंद्र फडणवीस को दी जाएगी। महाराष्ट्र को एक बहुत बड़ी भेंट सौगात दी है। नागपुर के लोगों ने महाराष्ट्र को बहुत बड़ी भेंट सौगात दी है। वो भेंट सौगात का नाम है देवेंद्र फडणवीस। अब एग्जिट पोल आ चुके हैं जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी सत्ता के करीब है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस अपने मुंह से ये तो नहीं कह रहे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उन्हीं का नाम लिखा है, लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में सरकार का चेहरा बदल जाएगा। लोकाभिमुख सरकार हम देने वाले हैं, जनता की सरकार हम देने वाले हैं, और जिस प्रकार से केंद्र में मोदी जी ने एक मजबूत सरकार कैसे परिवर्तन कर सकती है, कैसे ब्यूरोक्रेसी को इफेक्टिव कर सकती है, वो हम महाराष्ट्र में करके दिखाएंगे। महाराष्ट्र को हम आगे ले जाएंगे। देवेंद्र फडणवीस ने आगे अपनी भावी योजनाओं का खुलासा करते हुए ये भी कह दिया कि महाराष्ट्र में बीजेपी की संभावित सरकार में भ्रष्टाचार की कोई संभावना नहीं होगी, सुशासन आएगा, यानी जैसा केंद्र वैसा राज्य। हमारी सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम हम ये करेंगे, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन और सुशासन देने की कोशिश करेंगे। आज महाराष्ट्र को गुड गवर्नेंस चाहिए और वही हमारा काम है। बहरहाल देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि एग्जिट पोल में जो भी कमी दिखाई जा रही है 1900 पूरी होगी। अगर कमी रह भी गई तो एनसीपी के साथ वो कमी कभी पूरी नहीं की जाएगी। रही शिवसेना की बात तो उसने भी बहुत जहर उगला है, तब की तब देखेंगे। अशोक सिंघल, मुंबई, आज तक। साहिल बने हुए हैं हमारे साथ। साहिल, देवेंद्र फडणवीस की अगर हम बात करें, नितिन गडकरी का नाम पहले जरूर आता है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया है साफ तौर पर, दिल्ली छोड़कर वो नहीं जाना चाहते महाराष्ट्र। ऐसे में अगर देवेंद्र फडणवीस की बात करें, मोदी के करीब, मोदी को पसंद भी, लेकिन कई मौकों पर हमने देखा है नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद कई जो उनके करीबी रहे हैं उनकी अटकलें लगती रही हैं बड़े बड़े पदों के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को कोई ऐसा उनका बैकग्राउंड, ऐसा इतिहास नहीं रहा है कि सत्ता को लेकर उनको बहुत एक्सपीरियंस हो। तो इसीलिए क्या लगता है कि क्या इनके नाम पर मुहर लगेगी? देखिए श्वेता, यही सवाल हमने कल देवेंद्र फडणवीस से किया था जब वो हमारे कार्यक्रम में आए थे, और हालांकि उन्होंने बड़ी चालाकी से इसका जवाब दिया। ये कहा कि वो खुद तो रेस में अपने आप को नहीं मानते, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि उनका ब्राह्मण होना क्या रोड़ा बन सकता है उनके मुख्यमंत्री बनने में, और क्या उनके पास कोई भी प्रशासनिक अनुभव नहीं होना ये रोड़ा बन सकता है, तो उस पर उनका जवाब अगर आप सुने तो ये पता चलता है कि वो कोई ना कोई हिंट देना चाह रहे थे। उनका पहला जवाब यह था कि जाति के नाम पर इस बार वोटिंग नहीं हुआ है, अच्छा प्रशासन और अच्छा विकास करने वाली सरकार के नाम पर वोटिंग हुआ है। इसके लिए बनने वाला मुख्यमंत्री किस जात का है वो ज्यादा मायने नहीं रखेगा। सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी करना चाहती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर पद पर जो भी कोई चुनना चाहे उसको हम जाति के आधार पर चुने। और यह बात इसलिए सही भी लगती है क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि नितिन गडकरी महाराष्ट्र के बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। खुद देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र के बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया, तब भी यह बात उठी थी कि क्या एक ब्राह्मण को बीजेपी को महाराष्ट्र का अध्यक्ष बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो ये बात उन्होंने एक तरीके से खारिज की। रही बात दूसरी की प्रशासनिक अनुभव की, तो खुद उन्होंने नरेंद्र मोदी का उदाहरण दिया और कहा कि नरेंद्र मोदी जब पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे तब उन्हें भी कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं था। वो महासचिव के तौर पर गुजरात में गए थे और वहां का जिम्मा संभाल रहे थे। बाजार गर्म है साहिल, कई सवाल हैं ऐसे जो आपसे आगे हम करेंगे, लेकिन आप बने रहे हमारे साथ।